विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और मैं बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधूंगा, इससे विषय बिल्कुल स्पष्ट है और हम बात कर रहे हैं अपने पुरखों और पहचान की। आपकी नजर में भारत का धर्म क्या है, मूल क्या है, प्रकृति क्या है? अनिल जी, ये एक ऐसा सवाल है, दो लाइन मुझे याद आती हैं एक किसी सूफी के कलाम की। मेरी कविता और शायरी में बहुत गति नहीं है, लेकिन ये दो पंक्तियां मेरे जहन में बहुत टिकी रही हैं। उसमें ईश्वर को उलाहने दिए गए हैं इस सूफी कलाम में, और उसमें ये लाइन है कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं। दार्शनिकों को कितनी भी चर्चाएं कर लें, विमर्श कर लें, शास्त्रार्थ कर लें, लेकिन ईश्वर नहीं मिलने वाला है। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। भारत के बारे में, भारत के मूल के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में जब आप इन प्रश्नों के साथ भारत के अतीत में उतरेंगे उसका परिचय लेने के लिए, तो आप किसी जगह कुछ भी पकड़ ही नहीं पाएंगे। मेरी दृष्टि में थोड़ा बहुत, मैं भारत की कुछ यात्राएं मैंने की हैं और कुछ पढ़ा है। भारत एक ठहरा हुआ परिचय नहीं है कि जिसको आप एक पंक्ति में, एक पैराग्राफ में, कुछ एक आध किताब में बांध दें। ये बहुत युगों की एक लंबी यात्रा का ऐसा सिलसिला है जो सतत है। इसलिए भारत के धर्म को हम सनातन शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो सनातन है, प्राचीन नहीं है। बहुत सावधानी से शब्दों के प्रयोग होने चाहिए। प्राचीन मतलब जो था अब नहीं है, अब वो कहीं पुरातात्विक संग्रहालय में रहा होगा। तो जैसे यूनान है, जैसे मिस्र है, ये सभ्यताएं, ये धर्म कभी थे, उनके सारे देवी देवता अब आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर रखे हुए, वहां कुछ और ही धड़क रहा है, वो कोई कनेक्ट ही नहीं बचा है उनका। सनातन का मतलब जो कल था, आज है और कल भी जो रहने वाला है, ऐसा एक जीवंत सत्ता, ऐसी एक लिविंग ट्रेडिशन। तो हजारों वर्ष की भारत की यात्रा में मेरा धर्म, सबसे जो बड़ी बात मुझे छूती है वो ये है कि वो किसी जगह पर ये दावा नहीं करता कि वो सर्वश्रेष्ठ है, या उसके पास ऐसा कुछ है जो सर्वश्रेष्ठ है, पाया जा चुका है, इसके बाद अब पाने को कोई शेष नहीं बचा है, ज्ञान। तो मेरे धर्म में, मेरे देश की प्रकृति में कुछ भी अंतिम नहीं है, कोई चीज अंतिम नहीं है। एक अनवरत यात्रा है। सुबह शाम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। हो सकता है वो ये ना जानते हो कि ये लिखी हुई पंक्तियां किसकी हैं, तो कोई विश्वामित्र हुए, उन्होंने ये कहीं अंकित कर दी हमारी स्मृतियों में इस भारत को। और जब काल के प्रवाह में बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे घाटों पर इस पूरे प्रवाह में कूड़ा कचरा और तमाम ऐसी कुरीतियां और काई जमा हुई, तो फिर एक अद्भुत परंपरा हम देखते हैं हमारे ज्ञात इतिहास में, पिछले 1000-1200-1300 वर्षों के इतिहास में, कि कोई एक आचार्य शंकर हुए और उन्होंने पूरी संस्कृति को जैसे बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया। सारे वायरस जितने घुस गए थे उन्होंने सारा ठीक कर दिया। 4 मठ संस्थान बनाए, उन्होंने वेदों में से कुछ अमृत निकाला, उपनिषदों की कुछ व्याख्या की, वेदांत के दर्शन को हमारे सामने पुनर्स्थापित किया। केवल 32 वर्ष की आयु में वो कोई ऐसा करके चला गया। मध्य प्रदेश का उनसे बड़ा गहरा रिश्ता है। फिर कोई 12वीं सदी में प्रयाग में कोई रामानंदाचार्य हुए और उन्होंने राम की स्मृतियों को इस तरह से अयोध्या के आप मंदिरों में जाएंगे तो ऐसी जीवंत कर दिया कि जैसे राम अभी आप कनक भवन में खड़े होंगे तो अभी राम और सीता बस उस कक्ष से निकलने वाले हैं। ऐसी अनुभूतियों में डाल के चले गए वो। एक जबरदस्त संप्रदाय वो पूरा खड़ा हुआ। फिर रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ये पूरा 1000 सालों में ये लोग क्या कर रहे हैं? भारत अपनी यात्रा में ये क्या बटोर रहा है? विवेकानंद से 2500 साल पहले कोई बुद्ध हुए जिन्होंने वेदों को भी एक बगल की अलमारी में रख दिया कि इनकी आवश्यकता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, जो वर्तमान। तो भारत की वो एक ऐसी श्रवण संस्कृति जिसमें तीर्थंकर हुए, 2500 वर्ष पहले बुद्ध हुए और समकालीन है भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। तो वो एक ऐसा संध्या काल भारत की
सनातन प्रवाह में, उसकी यात्रा में एक ऐसी शाम आई जब वो सबसे विरक्त हो गए और किसी मध्य मार्ग की खोज में चल पड़े। तो स्वामी विवेकानंद से 2500 साल पहले चीन से लेके जापान तक भारत के धर्मदूत वो बने। उनको हमने ईश्वर कहा, उनको अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रखा, जबकि वो पूरी बात वेदवाह है, वेदों से बाहर बात कर रहे हैं, वेदों से सहमति नहीं है, बिल्कुल वेद विरुद्ध हैं। तो ये जो भारत की सनातन यात्रा में इतने सारे पड़ावों से गुजरता हुआ मेरा परिचय है कि इसको किसी एक सिरे पर पकड़ना और उसको एक पैराग्राफ में व्याख्या करना, ये एक आध किताब में बांध देना संभव ही नहीं है। 4 तो हमारे वेद, 18 हमारे पुराण, 108 हमारे उपनिषद और उनके हजारों हजार टीकाएं और टीकाओं पर लिखी गई टीकाएं, और कोई ये नहीं कि साहब आपने क्या लिख दिया, ये तो अंतिम है। तो सबसे खूबसूरत बात तो मेरे धर्म और मेरे भारत के परिचय में जो मुझे छूती है वो ये है कि इसने किसी पड़ाव पर यह दावा नहीं किया कि वो सर्वश्रेष्ठ है, किसी पड़ाव पर यह दावा नहीं किया कि ये अंतिम है, कि अब इसके बाद कोई अवतार नहीं आएंगे, अब शटर डाउन हो गया है और ईश्वर ने सारे छापे खाने बंद कर दिए हैं, अब कोई किताब नहीं आएगी। तो भारत कोई एक किताब से बंधा हुआ नहीं है, ये पूरी ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें पुस्तकें भी बढ़ती जा रही हैं, अलमारियां भी बढ़ती जा रही हैं और उसके तल भी बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई अंत नहीं दिखता इसका, ऐसा खुला। मेरे पूर्वजों ने भारत के परिचय को गढ़ने के लिए अपने सारे दरवाजे, सारे खिड़कियां और सारे रोशनदान खोल कर रखे 24 घंटे कि जो अच्छा विचार है 10 दिशाओं से आना चाहिए आपके मस्तिष्क में। तो ऐसे एक भारत की प्रकृति है, ऐसा उसका एक समाज है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है। अभी अर्चना जी जो देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में, जो एक छोटी सी रियासत पूरे भारत के इतने 300 वर्ष पहले के अखंड भारत के विस्तार में, क्या तो महेश्वर और क्या तो इंदौर का नक्शा कहां बिंदु बराबर, और उस एक महिला, एक आदरणीय, एक श्रद्धेय स्त्री की स्मृति एक शासक के रूप में अगर रह गई है तो वो कुछ नैतिक मूल्यों पर आधारित कोई एक सत्ता चला रही थी वो, क्योंकि उनसे बड़े बड़े साम्राज्य उनके ही समय में थे, उनसे पहले से थे, जो हमारी स्मृतियों से गायब हैं। वो क्यों हमारी स्मृतियों में चमक रही हैं? क्योंकि कुछ नैतिक मूल्य इस भारत की देशना ने, इस भारत की यात्रा ने इस समाज में प्रतिस्थापित किए हैं, जिनके आधार पर जो जहां है वो कल उससे बेहतर हो, जो जहां है अपने आसपास को उससे बेहतर करे जैसा उसने पाया है। देवी अहिल्याबाई ने ये किया। 300 वर्ष बाद भी जब हम उनका स्मरण करते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं। विजय जी, आपने पूरा अपने बहुत ही संक्षेप में पूरा एक तरह से भारत के मूल, उसकी प्रकृति का हमें दर्शन करा दिया। वापस मैं आता हूँ, क्योंकि हम पुरखों की बात कर रहे हैं, तो ये इस भारत में आप जनजातीय समाज का परिचय किस तरह से देखते हैं, कहाँ देखते हैं उसको? भारत का जो समाज है और उसमें जो जनजातियों का जो अस्तित्व है, तो वो एक 3 स्तर का है। 3 लेयर में भारत के समाज ने अपनी यात्रा तय की है। उसमें अरण्य का समाज है, जो वनों में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें हम जनजातीय कहते हैं। और पिछले 150 वर्षों में जो तरह तरह के नैरेटिव कॉलोनियल रूल के दौरान हमारे दिमागों में डाले गए और वो चश्मे हमें पहनाए गए और उससे देखने की जो प्रवृत्ति हमें विकसित की गई, उससे ये सारी भ्रांतियां पैदा हुई हैं। तो पहला तल उसका था अरण्य का, भारत के विशाल विस्तार में। मैं केवल इसमें भारत की जो जनजातियां हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अफगानिस्तान की सरहद को छूने वाले पाकिस्तान के चित्राल जिले में रहने वाले उन 5000 लोगों का स्मरण भी करना चाहूंगा, जो कलश कम्युनिटी के लोग हैं, कलश समाज के लोग हैं। वो एक ऐसी जनजाति है जो इस्लाम के इतने अंधड़ों के बाद भी कि हमारा वो सप्त सिंधु का पूरा इलाका जा चुका है, बंटवारे की विभीषिका में वो नक्शे पे भी अलग हो चुका है और चरित्र से भी गिर चुका है। सप्त सिंधु का जहां वेदों ने जन्म लिया, उस जगह पर भी वो जनजातीय समाज, कलश समाज के लोग आज भी, आपको लगेगा उनकी तस्वीरें देखकर कि आप अरुणाचल के या मणिपुर के या मेघालय की किसी जनजाति की वो रंग बिरंगी छवि देख रहे हैं। केवल 5000 बचे हैं अपनी मूल संस्कृति के साथ में। तो जो पहला तल है भारतीय समाज की 3 स्तरीय व्यवस्थाओं का, अनादिकाल से
उसमें एक अरण्य में रहने वाले लोग हैं जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं। दूसरा तल है ग्राम समाज का, ग्राम्य समाज का, गांव में, वो वहां से गांव में जो लोग गए, पशुपालन और कृषि पर उन्होंने आधारित अपने जीवन व्यवस्थाएं विकसित की सदियों तक। और तीसरा है नागर समाज का, शहरी व्यवस्थाएं। तो ये 3 स्तरों पर बड़े आपसी सामुदायिक सामंजस्य के साथ में रहने की प्रवृत्तियां रही हैं। इतिहास में कोई ऐसे विवरण नहीं है, मैं इतिहास का एक अध्येता हूं, मुझे ऐसे कोई विवरण इतिहास की किताबों में नहीं मिले हैं कि नागर समाज का ग्राम्य समाज के साथ किसी प्रकार का संघर्ष रहा हो, ग्राम्य समाज का जनजातीय समाज के साथ कोई टकराव रहा हो, इन तीनों का आपस में कोई विवाद रहा हो, कोई छीना झपटी चली हो, एक दूसरे की मर्यादाओं के उल्लंघन में एक दूसरे के अधिकारों को झपटने की कोई प्रवृत्तियां रही हों, आपस में एक दूसरे के पूरक बनकर एक साहचर्य भाव से हजारों वर्ष की यात्रा के बाद ये जनजातियां, और सबसे बड़ी बात ये, इनकी अलग कोई पहचान नहीं है, ये तो हमें पत्थर की लिखी हुई लकीर की तरह अपने दिमागों में खोद लेना चाहिए कि इनकी कोई अलग पहचान नहीं है, लेकिन इनकी कुछ विशिष्ट पहचानें जरूर हैं, जो जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि वो क्या विशिष्टताएं हैं जिसकी तरफ जनजातियों के प्रति हमारे जो आग्रह हैं, हमारे जो दृष्टिकोण हैं, वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। हजारों वर्ष तक भारत ने जो झेला है विदेशी आक्रांताओं के कारण, जो झेला है भारत ने, उसमें वो समाज एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह रहा है जिसे मैं देखता हूं कि हार्डवेयर पर तमाम जो इस्लामिक आक्रांता भारत आए, वो भारत के हार्डवेयर को मिटाते रहे, भारत के मंदिरों को मिटाते रहे, महलों को मिटाते रहे, शहरों पर कब्जे करते रहे, राज्यों पर झपटते रहे, लूटते रहे, नरसंहार करते रहे। तो सतह पर भारत के हार्डवेयर की ये तोड़फोड़ चलती रही, लेकिन भारत के सॉफ्टवेयर में वो जनजातियां बैठी हुई थीं जिन्होंने हमारे पुरखों की पूरी परंपराओं को वाचिक परंपरा में कुछ भी रिटन टेक्स्ट नहीं है, उनकी कोई संहिताएं कोई संविधान की किताब की तरह लिखी हुई नहीं रखी है कि पृष्ठ क्रमांक 12 पे ये लिखा है और 20 पे ये लिखा है और अनुच्छेद जिसमें ये है और इसमें वो है। वाचिक परंपरा में सदियों तक उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में भारत के पूरे अतीत की विरासत को, हमारे पुरखों की गौरवशाली परंपराओं को, हमारे अनुष्ठानों को, हमारे पर्वों को, यहां भील समाज के मध्य प्रदेश के 1.25 लाख साबर मंत्र हैं कंठस्थ, जो कहीं रिकॉर्ड पर नहीं है, आप उनको कहीं दस्तावेजों पे किसी आर्काइव में लेने जाएंगे नहीं मिलेंगे, जिन पर काम होने की जरूरत है कि वो 1.25 लाख कौन से मंत्र हैं, उनको किसने दिए थे और कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी स्मृतियों में सुरक्षित और संचित और बचे हुए रहे हैं। ये वैशिष्ट्य है उनका, जिसको हमें इस नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब ब्रिटिश कॉलोनी भारत में बनी तो जिम कार्बेट एक शिकारी हुआ है और वो भारत में ही पैदा हुआ, वो कहीं ब्रिटेन से नहीं आया था। उसके पिता जो है वो उत्तराखंड में नैनीताल के पास पोस्टमास्टर थे, काला डूंगी नाम की जगह पे पैदा हुआ वो। उसका लिखा हुआ हम हर एक भारतीय को पढ़ना चाहिए, माई इंडिया, उसका हिंदी बहुत अच्छा अनुवाद है वो। लेकिन देखिए उनकी दृष्टि कैसी है, उसने बहुत अच्छा लिखा है, भारत के बारे में बहुत भाव से भर के लिखा है। लेकिन भारत के बारे में अगर वो लिख रहा है तो भारत की विशिष्टता को बताने की उसकी दृष्टि क्या है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भारत के नक्शे पर आप ऊपर से नीचे तक लंबवत कुछ लकीरें खींच दीजिए और दाएं से बाएं कुछ लकीरें खींच दीजिए, तो भारत इस तरह से कुछ धर्मों में और कुछ नस्लों में बटा हुआ आपको साफ दिखाई पड़ेगा। और जो लंबवत खींची गई लकीरें हैं जो उसके धर्म के विभाजन को जाहिर करती हैं, वो इतनी गहरी हैं कि 2 देशों की सरहद भी जिनके आगे फीकी है। इस ढंग से वो भारत के परिचय में आपको ले जा रहा है। लेकिन ये उसकी दृष्टि है, भारत को देखने की, खांचों में बांटना। 10 खांचे बन गए हैं तो इनको 100 कैसे करें, जातियों में से उपजातियां कैसे लाएं, इनकी अलग पहचानों में कैसे ले जाएं, इनको नस्लों में कैसे बांटें, इनको भाषा के आधार पर कैसे बांटें, कोई देश एक कैसे हो सकता है। तो एक किस्सा है कि एक आदमी एक अपना कुछ खो गया है, वो ढूंढ रहा है रात को। तो एक दरबान आता है सिपाही और पूछता है कि क्या खोज रहे हो भैया?
तो उसने कहा मेरा एक सिक्का गिर गया है, उसको मैं काफी देर से खोज रहा हूं। अच्छा, तो वो सिक्का कहां गिर गया था? बोले वो गिरा तो करीब 2-1 किलोमीटर दूर था। तो बोले यहां क्यों खोज रहे हो? तो बोले यहां थोड़ी रोशनी ठीक दिख रही है मुझे, इसलिए मैं यहां खोज रहा हूं। तो इनकी रोशनी 2020, 2024, इनके सारे कैलेंडर और देखने की दृष्टि इससे पीछे कुछ हो सकता है कल्पना के परे है कि कोई देश, उसकी समाज रचना में, उसकी जनजातियों में कोई हजारों वर्ष की ऐसी परंपराएं हो सकती हैं जिनके विस्तार 2020 या 1400 साल के कैलेंडर से भी इतनी दूर तक चले गए हैं कि उनके चश्मों के सारे नंबर लगा दो तो ना दिखें। जी विजय जी, हम दोनों लोग मीडिया के लोग हैं। इसी पहचान से जुड़ा हुआ मेरा अगला एक सवाल आपसे ये भी है कि मीडिया उसकी पहचान को, और खास करके अगर आप 90 के दशक की बात करें, तमाम दुनिया भर की मीडिया की बात करें, अभी तो वक्त बदल गया है, चीजें बदली हैं, लेकिन एक समय भारत को वो एक बंदरों का देश, पूजा करने वाले सांप सपेरों का देश, इस तरह का एक प्रोजेक्शन हुआ करता था। और अभी भी कई मायनों में अगर आप विदेशों में जाएंगे तो कहीं कहीं ऐसी एक छवि अभी भी देखने और सुनने को मिलती है। तो मैं मीडिया के संदर्भ में भी बात करूंगा कि वो इनकी पहचान को, इतनी समृद्ध परंपरा रही है जैसा आपने बताया, और हमारी पूरी सभ्यता को बचाते हुए आए हैं, लेकिन ऐसी जो उनकी पहचान है, एक छद्म पहचान, ये जो मीडिया बना रहा है या बनाया हुआ है, या अभी भी मीडिया की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या उस पहचान को, उस भ्रम को बनाए हुए है, या उस पहचान जो उनका असली पहचान है उसको वो लोगों के सामने ले जा पा रहे हैं? ये धुंध हमें साफ कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद का डिस्कोर्स जब सुना दुनिया ने, तो उसके बाद से ही वो कुछ दिनों तक तो सन्निपात में रहे होंगे कि जिस भारत को हम अपनी प्रचलित मान्यताओं में जैसा जानते हैं कि वो जादू टोनों का और इस तरह के मदारियों का कोई देश है, तो वो पहला झटका तो उनको 440 वोल्ट का स्वामी विवेकानंद ही लगा के आ गए थे वहाँ। इसके बाद 1882 में फ्रेडरिक मैक्स मूलर का नाम हम सब ने सुना है, जिसने आर्य और अनार्यों की थ्योरी एक ऐसी गढ़ी भारत के संदर्भ में। लेकिन उसके 7 व्याख्यान हैं। 1882 में आईसीएस के लिए चुने गए ब्रिटिशर्स जो युवा थे, ब्रिटेन के युवा थे, जो भारत में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले थे, जब ये आईएएस नहीं था, आईसीएस उसे कहते थे, तो उसके लिए जो बैच 1882 में चुना गया था, उसके लिए 7 व्याख्यान मैक्स मूलर के हुए हैं ऑक्सफोर्ड में। वो 7 व्याख्यान हम में से हर एक भारतीय को, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ के बाहर आ चुके हैं, कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी पेशे में हैं, वो 7 व्याख्यान इसलिए जरूर पढ़ना चाहिए कि आर्य और अनार्य की जो थ्योरी है वो तो हवा में खड़े हुए महल की तरह कब की ध्वस्त हो चुकी है बिना बुलडोजर के। अब आप उस आर्य और अनार्य के जहां विवरण है, उसके कुछ पासिंग रेफरेंस में उसने ये हमारे दिमागों में डालने की कोशिश की है, लेकिन वो 7 व्याख्यान हमें जरूर पढ़ना चाहिए उसको। और उसने ब्रिटेन ने उन आईसीएस अधिकारियों को जो 22-25 साल के युवा थे और जिनको अगले 30-35 वर्ष भारत में गुजारने थे, भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में जिन लड़कों को काम करना था, तो उनकी दृष्टि भारत के बारे में थोड़ी साफ हो और भारत के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो जाएं, एक समझ के साथ वहां जहाजों से उतरें। 1882 में वो ऑक्सफोर्ड में हुए उसके व्याख्यान, मैं आपको क्या बताऊं, उसमें सिर्फ आर्य और अनार्य को हटा दीजिए जो कि वैसे ही गिर गई है, वो आधार वैसे ही आधारहीन हो गया है। जो उन्होंने रचा था एक आर्य और अनार्यों की मनगढ़ंत थ्योरी का, वो कई वैज्ञानिक कसौटियों पर गिर चुकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। थोड़ा सा उस भ्रम को दूर कर दीजिए, उस भ्रम हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये आर्य और अनार्य की थ्योरी है और किस तरह से उसको भ्रम पैदा करने की हमारे एक तथाकथित बुद्धिजीवियों ने इस देश के 75 सालों में किया है, उसको भी जरा हमारे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए जरा। अंग्रेजों ने एक थ्योरी हमारे दिमाग में ये डाली कि कोई आर्य थे और वो बाहर से आए थे। तो पहले तो वो इन्वेजन थ्योरी थी कि आर्य थे, उन्होंने यहां हमले किए और यहां के जो मूल निवासी वो द्रविड़ कहलाते थे और उन सबको खदेड़ के दक्षिण में बिल्कुल वहां फेंक दिया, उठा के फेंक दिया। जैसे वो हिमालय के उत्तर दिशा से आए आर्य हमलावर और घोड़ों पर बैठकर आए, वो
और उन्होंने सारे दक्षिण भारतीय यहाँ के द्रविड़ जो मूल निवासी थे उनको धकेल कर पूरा दक्षिण भारत की तरफ कर दिया। ऐसी एक थ्योरी उन्होंने गढ़ी। जब ये थ्योरी गिर गई, अनेक कसौटियों पर गिर गई, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हमलावर नहीं थे, वो तो माइग्रेशन था और वो पलायन, एक इलाकों से दूसरे इलाकों की तरफ चलते थे, तो वो इस तरह से आए थे, लेकिन आए वो बाहर से ही थे, वो इस पे अड़े रहे। अब वो भी उसके अते पते नहीं है कहीं। और अभी जो राखी गढ़ी में जो हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता का एक अंतिम सिरा हरियाणा के राखी गढ़ी में हुआ है, अभी 3 साल पहले, उसमें जो एक कंकाल एक स्त्री का निकला है 4600 वर्ष पुराना, और उसका जो डीएनए परीक्षण हुआ है, आप डॉक्टर वसंत शिंदे की आप रिसर्च पेपर उसको पढ़िए, अद्भुत। वो अंतिम रूप से कील ठोक दी है उसपे कि ना तो कोई आर्य यहां पर कोई हमला करने आए थे, उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगर कोई जाति किसी पर हमला करती है तो उसके प्रमाण आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम वैज्ञानिक कसौटियों पर उसके प्रमाण मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली में 12वीं सदी में तुर्कों के कब्जे हुए हैं तो कुतुब मीनार के परिसर में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक एक पत्थर पर साफ है। कोई नेत्रहीन व्यक्ति भी उस पत्थर को टटोल के कह सकता है कि यह मंदिर के हैं। वो प्रमाण कहीं इस थ्योरी को जस्टिफाई नहीं करते कि हमले किए। फिर वो माइग्रेट करते हुए ऐसे ही आ गए, वो भी प्रमाण कहीं नहीं मिलते। तो वो पिकनिक मनाने आए थे क्या? तो ये थ्योरी पूरी तरह से गिर चुकी है। राखी गढ़ी का जो मैंने कहा डॉक्टर वसंत शिंदे का, ये हम सबको पढ़ना चाहिए। सीके राजू ने अर्थमेटिक के हिसाब से बताया कि कोई बाहर से यहां नहीं आया है, बल्कि वो लैंग्विस्टिक में जब गए, भाषा के उसमें गए, तो संस्कृत की भाषा का विस्तार, जब इसी मैक्स मुलर ने अपना एक व्याख्यान में उल्लेख किया है कि लिथुआनिया में ऋग्वेद में बारिश के लिए, बादलों के लिए, मेघों के लिए पर्जन्य का एक शब्द आता है। इससे मिलते जुलते शब्द वो लिथुआनिया में पाए जा रहे हैं। लैटिन और ग्रीक में यात्रा करता हुआ संस्कृत का वांग्मय वहां पहुंच रहा है, और वहां देवताओं से उसी तरह के आवाहन हैं, वर्षा के, अपनी फसलों को बचाने के, अपनी संतानों को सेहतमंद रखने के, वैसी ही प्रार्थनाएं उनकी संस्कृत। तो फिर अब तो उल्टा पलटवार ये हुआ है कि कोई आर्य कहीं बाहर से यहां नहीं आए थे, ना हमला करके आए थे, ना किसी माइग्रेशन के तहत पलायन करके आए थे, और ना पिकनिक मनाने आए थे। कोई नहीं आया यहां। जो भी गए हैं वो भारत के इस अखंड विस्तार में हजारों वर्षों में जो विकसित हुआ है, वो कारोबार करने गए हों, चाहे ज्ञान के लिए वहां गए हों। ये जो संस्कृत के जो कॉमन शब्द मिलते हैं, कि हम जो मातृ और पितृ के शब्द जो बच्चों के संबोधन में बिल्कुल जुबान पे होते हैं शुरू से, तो वो लैटिन, ग्रीक, और उधर चले जाइए आप तो वो पितर, मातर, मदर, फादर, उस तरह से मिलेंगे। तो लैंग्वेज के आधार पे तो ये पलटवार हो चुका है कि हमारे लोग उधर गए थे, वो उधर से कोई यहां नहीं आया था। विजय जी, बिल्कुल बहुत ही क्लियर किया आपने, जो आर्यों की थ्योरी की बात हो रही है। लेकिन अभी पिछले 1 दशक में अगर आप देखेंगे, खासकर मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश जहां हम बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों की सीमाएं लगती हैं, और एक बड़ा जनजातीय समाज यहाँ पे रहता है। तो उनके धर्म को लेके बार बार एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, उनमें एक भेद पैदा किया जा रहा है कि उनका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, वो किसी और धर्म के हैं। जरा इसके बारे में भी जरा आपकी क्या राय है, और ये तथ्य क्या है, सच क्या है? ये दुर्भाग्य से वही दूषित दृष्टि काम कर रही है जो खांचों में बांट के देखना चाहती है। और जो मैंने कहा कि इतिहास में एक भी विवरण ऐसा नहीं मिलता है कि अरण्य समाज का ग्राम समाज के साथ कोई संघर्ष भारत में रहा हो, ग्राम समाज का कोई नागर समाज के साथ में किसी प्रकार के टकराव रहे हों, या ये तीनों आपस में कभी टकराए हों। ये सब एक बाग के अलग अलग फूलों की तरह विकसित हुआ भारत है। ये अलग अलग बगीचे नहीं है कि कहीं कांटे निकल रहे हैं, कहीं फूल निकल रहे हैं, एक ही बाग है ये। जहाँ तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज का आपने बात कही, तो इसको केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रोल में भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो वजूद नक्शे पे कब आया, छत्तीसगढ़ तो और बाद में आया। लेकिन मैंने कहा कि अफगानिस्तान की सीमा पर अगर कोई कलश जनजाति के लोग 5000 गिनती में आज बचे हैं, तो यहाँ के पूरे भारत के विस्तार में जो जनजातियां रही हैं, तो उनकी अनुष्ठान की प्रथाओं में आप जाएंगे तो बड़ा देव, बड़देव, महादेव, हनुमान,
काली माता, शीतला माता, ये उनकी देवी और देवता, बहु देवताओं का पूजन उनके यहाँ आपको साफ मिलेगा। मैंने भीलों का उदाहरण आपको दिया कि 1.25 लाख कीलित सावर मंत्रों की विरासत, कंठस्थ, कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन पूरे सिद्ध मंत्रों के साथ में वो समाज आज भी हमारे बीच में धड़क रहा है। क्या ब्यूटी है, आप देखिए जरा उनके बीच में जाकर, आप उनके भाषा, उनकी बोली, उनके नृत्य, उनके संगीत, उनके गीत। अभी कल ही मैं मुकेश जी से बात कर रहा था, एक बड़ा अच्छा रूपक उन्होंने कहा, मुकेश मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, कि उनके जो नृत्य शैलियां हैं पूरे जनजाति समाज की, कलश से लेके मैं म्यांमार की सीमा के अंजाउ डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी और मिश्मी जो जनजाति है, जो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है, वो मिश्मी है अरुणाचल से। क्या कनेक्शन है, आप देखिए जरा, किन किन युगों में क्या क्या कनेक्शन है। तो जो नृत्य की परंपराएं पूरे जनजाति समाज में, कलश से लेके मिश्मी तक, और यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं, उधर राजस्थान और उड़ीसा तक आप चले जाइए, कहीं भी मंडलाकार है। वो एकल नृत्य की कोई परिकल्पना उनमें नहीं, एकल नृत्य, कोई एक नृत्य करता हुआ नहीं दिखेगा, पूरा समाज एकजुट है अपनी लय में। तो वाचिक परंपरा में उन्होंने अपने गीत रचे, पीढ़ियों तक उनको सुरक्षित रखा अपने सॉफ्टवेयर में, और उनके जो नृत्य हैं, आप उनको जब देखेंगे तो एक आध्यात्मिक अनुभूति में चले जाएंगे आप। अगर कोई ये कहता है, अभी हमने श्री एम को सुना भारत भवन में कि ध्यान क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपका जो भी पसंदीदा संगीत है, बांसुरी सुनते हैं, थोड़ी देर बांसुरी को ध्यान से सुनिए, भीतर उतरने दीजिए, आप आधे ध्यान में चले जाएंगे। आप जब जनजातीय समाज के उत्सव में जाएंगे, उनके पर्वों में जाएंगे, उनकी अनुष्ठान की प्रक्रिया में जाएंगे, उनके देवताओं के पूजन और उनके अनुष्ठान के मंत्रों में जाएंगे, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि भारत कोई अलग है और ये कोई ऐसे अलग हैं जिनका कोई अलग धर्म है, बल्कि आपको लगेगा कि भारत अगर अपने कहीं शुद्धतम रूप में धड़क रहा है 24 कैरेट में, तो वो यही जनजाति के लोग हैं, कहीं कुछ अलग नहीं है। जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है, क्या आप इसे एक साजिश के रूप में देखते हैं? अभी आप देखिए, फिर मूल निवासी का भी एक संदर्भ जो आ रहा है कि कौन मूल निवासी भारत का कौन है, या इस तरह से यूएन भी जो है, अगर आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने भी जो है मूल निवासी दिवस मनाने की घोषणा की है और वो मनाते हैं। आप भारत के संदर्भों में क्या देखते हैं? क्या कोई एक साजिश का हिस्सा आप इसे मानते हैं? क्योंकि फिर वही बंटवारे की बात हो रही है, पहचान की बात हो रही है, ये एक प्रायश्चित का सवाल था, ये कॉलोनियल शक्तियों के सामने एक प्रायश्चित का सवाल था कि उन्होंने जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और उन इलाकों में जाकर जिस तरह से उन्होंने क्रूर नरसंहार किए हैं वहां के मूल निवासियों की, और अपनी कॉलोनियां बनाई हैं पिछले 400 सालों में, उसकी प्रायश्चित के लिए वो 9 अगस्त की एक तारीख तय की गई यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और ये कहा गया कि दुनिया में अब एक 9 अगस्त को हम मूल निवासी दिवस मनाएं। भारत का स्टैंड इसमें यह रहा है, किसी सरकार का नहीं, भारत का स्टैंड इसमें यह रहा है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक भारत का मूल निवासी है, इसलिए यहां कोई अलग से मूल निवास दिवस का कोई औचित्य बनता नहीं है। इसलिए भारत ने अपना नैरेटिव दिया, भारत ने कहा कि हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे और वो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाएंगे, जो ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि यहां किसी ने किसी का कोई नरसंहार नहीं किया। ये कहानियां यूरोप की हैं, ये कहानियां ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की हैं, तो आप वहां मनाइए, वहां बीमारी वहां है तो इलाज यहां क्यों कर रहे हो? मेडिकल कॉलेज यहां क्यों खोलना चाहते हो? बीमारी वहां है, वहां बांटो दवाइयां। विजय जी, मुझे संकेत किया जा रहा है कि समय बहुत कम है, लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी है और उसका उत्तर भी बहुत जरूरी है। क्या आप भारत के संदर्भों में जनजातीय समाज पे कोई संकट देखते हैं, उनकी पहचान को खत्म करने की? ये संकट की जो बात है, ये केवल जनजातीय समाज तक नहीं है, वहां तो है ही, वहां तो है ही। और सबसे बड़ा संकट पिछले 150 सालों से कन्वर्जन का है, धर्मांतरण का है। और उसको मैं धर्मांतरण तो बड़ा अच्छा सा शब्द लगता है, अंतरण करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाना, तबादला हो जाना, स्थानांतरण हो जाना। मैं इसको बल्दियतें बदलना कहता हूँ, बल्दियतें बदलना अपनी, धर्मांतरण इतना घृणित कार्य है ये। तो सबसे बड़ा संकट तो
जनजातीय समाज में धर्मांतरण का है, और उसमें झारखंड जैसे कुछ राज्यों में कुछ नए लक्षण देखने को मिले हैं कि जमीनों पर कब्जा करने के लिए उनकी बेटियों से शादी करो जी। उनको सिस्टम में जो रिजर्वेशन है, उनके आरक्षण हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, पंचायत व्यवस्थाओं में, उसमें अपने को घुसाने के लिए उनको उस तरह से वैवाहिक संबंधों में लाओ। ये बाकायदा वहाँ के पुलिस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं जो ऊपर तक गई हैं, और इस पर काम हो रहा है। दूसरा, काफ़ी हद तक वो डाइल्यूट हुआ है ये नक्सल मूवमेंट, और अर्बन नक्सल एक्सपोज हुए हैं पिछले 1 दशक में, हम सब जानते हैं क्या कीमत चुकाई है उसने। आप देखिए, एक नक्सल मूवमेंट में जो अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, 12,000 मौतें हुई हैं, लगभग 3,000 हमारे सुरक्षा बलों के लोग मारे गए हैं। एक साल में 2,5-3 हजार करोड़ रुपया इन बीमारियों को ठीक करने में ही होता है, और वो ठीक नहीं हुई है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय में इन घटनाओं पर काफी हद तक काबू में आई हैं, और यहाँ जो पेशा जैसे कानून बनाए गए हैं, इन कब्जों को ना हो सके। मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, 7वां स्टेट बना है जो ये कानून लेकर आया कि कोई धर्मांतरण या वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उनकी जमीन पर कब्जे ना हो, उनकी परंपराएं, उनकी अनुष्ठान परंपराएं, उनकी पहचान वैसी बनी रहे जैसी हजारों वर्षों में सुरक्षित रही है। तो उसके रक्षा कवच को मजबूत करने के प्रयास कानून के स्तर पर हुए हैं। जी, समय की अपनी सीमा है और हम इस पे लंबी चर्चा कर सकते हैं। मैंने कहीं घटना पढ़ी थी, उससे मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। शायद अगर मैं सही हूं तो सर न्यायपाल की मैंने कहीं संस्मरण पढ़ा था, कहीं घटना पढ़ी थी, अगर मैं सही हूं और नहीं तो माफ कीजिएगा। तो वो एक संदर्भ देते हैं कि जो है एक धर्मांतरण कर दिया जाता है एक आदिवासी व्यक्ति का, और उसे कहा जाता है कि भाई आप जो है वो चर्च में आएंगे, अब आप अपने जब मूल धर्म है हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि कई बार जंगल में उनके मंदिर नहीं होते, वो पेड़ के नीचे मूर्तियां रखते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो शायद हनुमान जी की एक मूर्ति रखी हुई थी और जाके वो पूजा करते थे वहां पे। तो वो व्यक्ति जो है चर्च में जाने के बावजूद वो वहां जाके जो उनकी परंपराएं और तीज त्योहार होते थे, वो पेड़ के नीचे जाके हनुमान जी की पूजा करते थे। तो किसी ने देखा, जाके चर्च में शिकायत की कि साहब ये व्यक्ति तो पादरी होते हुए, ईसाई होते हुए भी जाके वहां पे ये पूजा करते हैं। पादरी ने उनको समझाया, शायद एक आध बार डांटा भी, लेकिन वो बार बार छुप के भी जाते थे, क्योंकि तमाम परंपराएं, त्योहार, तीज, तमाम इस तरह के मौके आते हैं जब जाके अपनी देवता की पूजा करते हैं। तो एक दिन छुप के जब पूजा कर रहे थे तो उनको पकड़ा गया और उनको चर्च में ले जाया गया। उनसे कहा गया कि अब तुम ईसाई हो, ये तुम क्यों पूजा जाके करते हो? तो उनका एक बड़ा जवाब था, वो जवाब से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, हम ईसाई हो गए तो क्या अपना धर्म छोड़ देंगे? मुझे लगता है कि भारत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जो है वो आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी संकट आएंगे, हम संकटों से पार पड़ेंगे और अपने मूल में रहेंगे। जो हमारा मूल है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमें उससे कोई काट नहीं सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।